Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today it's our 7th lecture of linear algebra. In previous lecture, we were talking about properties of determinants here, and at the end of previous lecture, we started the topic of cofactors. Today we are going to that cofactor expansion and we have seen there that if we want to find the determinant of some matrix, then we can expand any row or any column to find the determinant, and this expression is written a13 plus a23 plus a33 here a13, small a13, a23 and a33 are three entries of थर्ड कॉलम से हमने किसी मैट्रिक्स ए को एक्सपेंड किया है और डिटर्मिनेंट एवेल्यूएट करने के लिए थर्ड कॉलम की तीनों एंट्रीज़ को यानी a13, a23 और a33 को इनके कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई किया है। यानी कोफैक्टर्स क्या हैं? कैपिटल A13, कैपिटल A23 एंड कैपिटल A33. So to find determinant of any matrix, we can expand through any row in or any column. In previous lecture, we have written determinant of A as A11 plus A12 plus A13, and that is the expansion through first row. So we can use any formula for determinant. थ्रू फार्मूला का मतलब ये है कि हम अगर पहली रो से एक्सपेंड करते हैं तो फिर हमारे पास डिफरेंट यहाँ पर एक्सप्रेशन होगा। अगर दूसरी रो से एक्सपेंड करते हैं तो डिटर्मिनेंट एवेल्यूएट करने के लिए डिफरेंट फार्मूला होगा। इसी तरह से अगर हम थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करें तो ये डिटर्मिनेंट के लिए ये एक फार्मूला बन जाता है जिसके थ्रू हम डिटर्मिनेंट को इजीली एवेल्यूएट कर सकते हैं। हियर इट इज़ एग्जांपल 2, and in this example we are going to evaluate this determinant. Now it is best to expand along either the second column or the third row. Second column or third row, because in second column there are maximum number of zeros, और इसी तरह से थर्ड रो में देखें तो यहाँ पर भी दो नंबर्स हैं, वो दो एंट्रीज़ हैं, वो ज़ीरोज़ हैं। Obviously the optimal course of action is to expand along the row or column that has the largest number of zeros, because in that case the cofactor aij of those aij which are 0 do not have to be evaluated, since aij will be equal to 0, because aij एंट्री जो है वो itself 0 है, तो इससे मल्टीप्लाई होके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट 0 दे देगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, तीसरी रो से अगर इसको एक्सपेंड कर दें तो तीसरी रो में आप देख सकते हैं कि पहले एंट्री आएगी 3 1, तो दैट इज़ इक्वल टू 3। सो दिस एंट्री, इसकी रो छोड़ दी, इसका कॉलम छोड़ दिया, और ये बाकी जो डिटर्मिनेंट है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। 3 विल बी मल्टीप्लाई विद -1 विद द पावर 3 1 एंट्री है 3 + 1 प्लस, फिर हम इसी रो पर चलते हैं, 0 एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कोफैक्टर तो 0, और प्लस फिर इसी तरह से 0 मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट एंट्री में देखते हैं, दिस एंट्री इज़ 3 4, तो 3 4 के लिए -1 विद द पावर 3 + 4 लिखेंगे, और -3 इटसेल्फ एंट्री है, और इसके साथ डिटर्मिनेंट आएगा थर्ड रो और फोर्थ कॉलम को छोड़ के जो आपके पास एंट्रीज आती हैं। तो इसको जब हम करते हैं सिंप्लीफाई, देन आवर डिटर्मिनेंट विल बी evaluated if we expand through third row, and that is equal to 48, right? ये बच्चों एक्सरसाइज है 3.3। इसमें आप जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट कर लेंगे, राइट?
अब हम आते हैं किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स की तरफ। तो जैसे कि बेटा मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारा टॉपिक है, पिछले लेक्चर में हमने कोफैक्टर का शुरू किया था। तो अब हम कोफैक्टर के थ्रू ही किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम आते हैं ये एग्ज़ाम्पल 1 पर। एग्ज़ाम्पल 1 में बच्चों यहाँ पे डिटर्मिनेंट एवेल्यूएट किया गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स 3/3। तो हम डिटर्मिनेंट ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। नाउ लेट्स कम ऑन दिस डेफिनेशन 3.5। Let A is equal to Aij be an n by n matrix, then n cross n matrix adjoint of A, called the adjoint of A is the matrix whose ijth entry is the cofactor Aj of Aj। thus तो अगर हम adjoint of A लिखते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, तो इसके अंदर सारी एंट्रीज़ जो हैं ये सारे कोफैक्टर्स से बन रही हैं, और सारे कोफैक्टर्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट करेंगे। A11 विल बी फॉर स्मॉल a11 एंट्री, A21 विल बी फॉर स्मॉल a21 एंट्री। तो इन सब को एवेल्यूएट करने के बाद हम उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, यानी A11 के बाद हमें पता है कि यहाँ पे दूसरी एंट्री A12 होती है, लेकिन वो स्मॉल a12 होती है। तो हम जब उसका कोफैक्टर निकालेंगे A12, तो बजाय उसको पहली रो में रखने के पहले कॉलम में रख लेंगे। तो पहली रो के जितने भी कोफैक्टर्स आते हैं उनको उनका ट्रांसपोज लेंगे, यानी पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, और सारी एंट्रीज जो हैं वो रोज़ की फॉर्म में जो है वो कॉलम्स में चली जाएंगी, राइट। एंड दैट विल बिकम द एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स A। यहाँ पर हम एडजॉइंट कैलकुलेट करते हैं। लेट A इज़ इक्वल टू दिस 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स, कंप्यूट एडजॉइंट ऑफ A। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इन सारी एंट्रीज़ के लिए एडजॉइंट कैलकुलेट कोफैक्टर कैलकुलेट करने हैं, यानी कैपिटल A11, कैपिटल A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो ये सारी एंट्रीज़ हमें ऑलरेडी पता है कि किस तरह से हमने एवेल्यूएट करनी है। इनको एवेल्यूएट करके तो हम बजाय ये कि A11 तो अपनी पोजीशन पर ही आएगा, A12 जो है वो A12 पोजीशन पे नहीं होगा बल्कि A21 पोजीशन पे होगा, ठीक है। तो A12 की जो वैल्यू आई है 17, उसको बजाय हम यहाँ -6 के लिखने के अपने कॉलम में लिख देंगे 17। और इसी तरह से A13 एंट्री जो है -6, उसको भी पहले कॉलम में लिख देंगे। इसी तरह से बाकी एंट्रीज़ को भी उनका, अगर वो रो की फॉर्म में होती हैं तो हम उसका एडजॉइंट लिखने के लिए उसका ट्रांसपोज ले लेंगे ताकि वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरह हमारा एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A जनरेट हो जाएगा, राइट। यहाँ से आते हैं हम एग्ज़ाम्पल 3 पे। एग्ज़ाम्पल 3 के बाद एग्ज़ाम्पल 4 है। अच्छा, अब हमारे पास जो डेफिनेशन है इन्वर्स की, यहाँ से देखते हैं। द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स, ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम हेयर कि इन्वर्स ऑफ सम मैट्रिक्स इज़ 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड देन एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो अगर हम उसकी सारी एंट्रीज़ को, पूरे मैट्रिक्स की एंट्रीज़ को डिटर्मिनेंट ऑफ A से डिवाइड कर दें तो हमारा ये इन्वर्स मैट्रिक्स जनरेट हो जाता है, राइट। अब ये हमारी एक्सरसाइज है 3.4। तो इस 3.4 के अंदर हम वो सारे प्रॉब्लम्स अटैम्प्ट कर लेंगे जो रिलेटेड टू इन्वर्स ऑफ सम मैट्रिक्स है, जिसमें कि हमें ये कोफैक्टर एक्सपेंशन यूज़ करना है, या यूँ कह लें कि एडजॉइंट कैलकुलेट करके किसी मैट्रिक्स का, और फिर उसके बाद हमने उसका इन्वर्स लिखना होगा, राइट। अब आते हैं हम डिटर्मिनेंट की कुछ और एप्लीकेशन के ऊपर। ऐसा जैसे कि आपको पता है बच्चों कि हमने जो इन्वर्स भी फाइंड किया है वो भी हम लीनियर सिस्टम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे।
तो अगर हम इन्वर्स फाइंड करने के हमारे पास जितने भी तरीके हैं उनमें से कोई भी तरीका यूज़ करके इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है, और जब इन्वर्स हमारे पास आ जाता है तो हम लीनियर सिस्टम को x इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स b की फॉर्म में लिख लेते हैं, और a इन्वर्स की जगह पर इन्वर्स मैट्रिक्स लिखकर और फिर b वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो उस सिस्टम का सोल्यूशन जनरेट हो जाता है। यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट को यूज़ करके एक और टेक्निक करने जा रहे हैं, दैट इज़ नोन एज क्रैमर्स रूल टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम्स। Here you can see that our linear system is a11 x1 plus a12 x2 plus up to a1n xn is equal to b1। इसी तरह से ये बाकी सारी इक्वेशन जिस तरह के हमें पता है कि ये लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, और इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हम क्रैमर्स रूल यूज़ करेंगे, और एज़ यू नो कि हम इस लीनियर सिस्टम को ए एक्स इज़ इक्वल टू बी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसमें हमारा ए जो मैट्रिक्स है ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, x इज सम अननोन कंटेन्स सम अननोन्स वेरिएबल्स, एंड ऑन राइट साइड इट इज़ b वेक्टर और b मैट्रिक्स दैट कंटेन्स b1 b2 अप टू bn। तो ये क्रैमर्स रूल ये कहता है कि x1 जो है हमारे पास वो कैसे एवेल्यूएट होगा, x2 कैसे एवेल्यूएट होगा, और अगर xn तक वेरिएबल्स हैं तो वो कैसे एवेल्यूएट होंगे। इनको बेटा मैं डायरेक्टली एग्जांपल 1 से आपको बता देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, अदरवाइज़ अगर आप वैसे देखना चाहें तो इससे ऊपर क्रैमर्स रूल दिया हुआ है उसको आप डिटेल में भी देख सकते हैं। एग्जांपल 1 है कंसिडर द फॉलोइंग लीनियर सिस्टम। तो ये हमारा 3x3 का सिस्टम है, यानी जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं या 3 अननोन्स हैं और 3 ही इक्वेशंस हैं। तो यहाँ पर हम अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लें -2 3 -1 1 2 -1 एंड -2 -1 एंड 1, तो इसका डिटर्मिनेंट लिख लें, दैट विल बी, अगर हम एवेल्यूएट करें तो वो -2 आता है। Now if we are going to find the values of x1, x2 and x3, then through Cramer's rule it is given above by the formula that x1 is equal to sum determinant divided by determinant of a। अब ये जो sum determinant है ये कौन सा है, ये वो determinant है जो a हमने लिखा है, a का determinant exactly वो है, लेकिन इसमें आप observe करें कि पहला column is different, फर्स्ट कॉलम इज़ नॉट दैट वन एज इन ए डिटर्मिनेंट। तो पहले कॉलम को क्या किया, पहले कॉलम की जगह पर हमने इक्वेशंस में राइट साइड वाला कॉलम जो है वो उससे रिप्लेस कर दिया, यानी 1 4 और -3 यहाँ पे पहले कॉलम में लिख दिया, और उसके बाद हमने ये दोनों डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट तो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अब जो डिटर्मिनेंट लिखा है ये भी एवेल्यूएट करेंगे, तो ये -2 एंड डिवाइडेड बाय -2 एंड दैट विल बी इक्वल टू +2। इसी तरह से जब हम दूसरे वेरिएबल x2 पर आएंगे तो अब हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली ए डिटर्मिनेंट लिखेंगे, लेकिन ए डिटर्मिनेंट में जो दूसरा कॉलम है उसको हम राइट साइड पर 1 4 और -3 से रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह से x3 निकालने के लिए जब हम ए डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो उसके तीसरे कॉलम को 1 4 और -3 से रिप्लेस करेंगे, राइट। तो इस तरह से ये सारे डिटर्मिनेंट एवेल्यूएट करने के बाद हमें जितने भी अननोन्स हैं वो मिल जाएंगे, राइट। सो दिस इज़ आवर एक्सरसाइज आफ्टर दिस क्रैमर्स रूल, और यहाँ पर कुछ थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं जिनका हम सलूशन फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस क्रैमर रूल, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने कोफैक्टर या एडजॉइंट यूज़ करके किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर लिया, और ये इन्वर्स फर्दर लीनियर सिस्टम के सॉल्यूशंस के अंदर यूज़ होता है। और अब अगर हमने पिछले लेक्चर में ये बात की थी कि अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो जो होमोजीनियस सिस्टम है उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। इसी तरह से अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, या हम कह लें इन अदर वर्ड्स कि जो गिवन कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो फिर उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, चाहे वो होमोजीनियस प्रॉब्लम हो या नॉन होमोजीनियस प्रॉब्लम हो। तो अगर होमोजीनियस है तो उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन वही एक यूनिक सॉल्यूशन को हम कह देते हैं। और उसके बाद हमने इसके अगेंस्ट भी ये भी स्टडी किया कि अगर
इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, यानी इन अदर वर्ड्स जो गिवन आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर होने के केस में, सिंगुलर या नॉन इन्वर्टेबल, तो उस केस में नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है नॉन होमोजीनियस के लिए और होमोजीनियस के लिए भी, राइट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर अपना लीनियर अलजबरा के कोर्स में जो मज़ीद टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं इंशाल्लाह उनमें से किसी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। दैट इज़ एंड फॉर नाउ।